आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बारे में। दरअसल हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। हम प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि हेल्पफुल होगा ऐसे यूज़र्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखे हुए हैं और वो डायरेक्टली आज की लैंग्वेजेस लाइक रिएक्ट डॉट जे एस, नोड डॉट जे एस, पाइथन प्रोग्रामिंग या सॉलिडिटी, इन लैंग्वेजेस में डायरेक्ट वो मूव कर रहे हैं। सो उनके लिए ये लैंग्वेजेस थोड़ी सी टफ पड़ जाती हैं क्योंकि उन्होंने बेसिक्स नहीं सीखे हुए हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं। तो आज मैं ये लेक्चर इसी बारे में रख रहा हूँ, जिसमें मैं प्रोग्रामिंग के सबसे 4 मेन जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करूँगा कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शंस और मॉड्यूल्स क्या होते हैं। थ्योरेटिकली हम लोग ये डिस्कस करेंगे और ताकि जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग या नोड डॉट जे एस, रिएक्ट डॉट जे एस या आप जाते हैं सॉलिडिटी की तरफ या अदर प्रोग्रामिंग की तरफ बिना सी और सी प्लस प्लस किए, तो भी आप उनके कंसेप्ट्स को थोड़ा स्ट्रगल लगेगा बट आप समझ सकें। सो चलिए बिगिन करते हैं प्रोग्रामिंग बेसिक्स के इन 4 टॉपिक्स में से पहला टॉपिक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के बारे में। सो टर्म आता है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। सो जैसा कि यहाँ पे रिटन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जस्ट अ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में 2 चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिनको हम टच या फील कर सकें और सॉफ्टवेयर जिसको हम टच या फील नहीं कर सकते हैं लेकिन वो हमारे हार्डवेयर्स को रन करने में मदद करता है। लाइक आपने सुना होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके हार्डवेयर को ऑपरेट करने में मदद करता है। लेकिन हम यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं लाइक रिएक्ट या नोड या आपका पाइथन या सॉलिडिटी, ये आपके हार्डवेयर को रन नहीं कर रहा है, ये रन हो रहे हार्डवेयर्स पे अपने इंस्ट्रक्शंस को रन करेगा। लाइक जो हार्डवेयर रन हो रहा है, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, जॉयस्टिक, पेन, एवरीथिंग, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करते हुए एक साथ कंसोलिडेटेड फॉर्म पे रन करवा रहा है, उसमें अपने एक्शंस को परफॉर्म कर सके, उसके लिए हम बनाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए हम टर्म यूज़ कर रहे हैं। सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जस्ट अ सॉफ्टवेयर इज एनी सेट ऑफ मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस। और जाहिर सी बात है, मशीन मतलब आपका कंप्यूटर। सो कंप्यूटर के थ्रू रन होने वाले जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कंप्यूटर उनको पढ़ सके, समझ सके कि हम क्या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं। लाइक आप अगर यूज़ करें, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे दूँ, अब मेरा माउस सॉफ्टवेयर के पास है, मैंने क्लिक करते हुए ड्रैग किया तो माउस के थ्रू एक इंस्ट्रक्शन जा रहा है मेरे इस पावर पॉइंट को कि हमें इसे सिलेक्ट करना है। अब राइट क्लिक किया, ये भी एक इंस्ट्रक्शन हुआ। हमने फॉन्ट पे क्लिक किया, ये भी एक इंस्ट्रक्शन हुआ। फॉन्ट हमने इसका चेंज कर दिया, ये एक इंस्ट्रक्शन हुआ। हमने फॉन्ट को बोल्ड कर दिया, ये एक इंस्ट्रक्शन हुआ। बट हमने कैंसिल कर दिया तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन। हमने अंडरलाइन कर लिया, ये भी एक इंस्ट्रक्शन हुआ। हमने यहाँ पर उसे डबल स्ट्राइक थ्रू कर दिया तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन। तो कहने का मतलब है कि ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमारे थ्रू सॉफ्टवेयर के ज़रिए मशीन को भेजे जा रहे हैं ताकि मशीन उसे रन कर सके। सो मोस्ट ऑफन इन अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं मशीन को, वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम के तौर पे ही दिए जाते हैं। दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर प्रोसेसर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन, जो कंप्यूटर के प्रोसेसर को डायरेक्ट करेगा कि उसे ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है। मतलब कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन करेंगे, उन्हें इस तरह से शेड्यूल करेंगे कि जो टास्क हम अपने कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं वो उसी तरह से उसे परफॉर्म करेगा। लाइक आप एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल है, जब भी हम पढ़ाते हैं तो एक टी का बनाने का एग्जांपल ले लेते हैं। सो टी बनाना भी एक, लाइक अगर सॉफ्टवेयर है कोई जो आपके लिए टी बनाएगा,
तो आप इंस्ट्रक्शन कैसे उसको दोगे कि सबसे पहले एक वेसल में पानी गर्म करें, लाइक पानी डालो, गैस स्विच ऑन करो, देन उसके बाद आप अगर कोई फ्लेवर डालने के लिए जिंजर या फिर आप कुछ टी मसाला या फिर आप कुछ और आइटम्स ऐड करना चाहते हैं, लौंग वगैरह, सो आप वो ऐड अप कर सकें। देन थोड़ा सा बॉयल होने के बाद आप उसमें टी लीव्स डाल दें, ड्राई टी लीव्स। देन उसको थोड़ा सा और बॉयल करें, देन मिल्क पोर करें, देन थोड़ा सा और बॉयल करें, और फाइनली आप टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करें। तो एक सीक्वेंस हुआ, जिस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भी इंस्ट्रक्शंस का एक सीक्वेंस है जिसे प्रॉपरली ऑर्डर में देना ज़रूरी है। अगर ऑर्डर में नहीं दिया तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सही रिजल्ट्स आपके पास दे नहीं पाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इज द एक्ट ऑफ राइटिंग कंप्यूटर कोड। ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एक एक्ट है ऑफ राइटिंग कंप्यूटर कोड दैट अनेबल्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू फंक्शन, मतलब वो रन हो सके। जाहिर सी बात है, एक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट, मतलब सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, लॉजिकल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब लॉजिकली आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को शेड्यूल करोगे ताकि वो आपके सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनैलिटी है उसको रन कर सके। डेवलपमेंट इज एक्चुअली डिज़ाइन फॉर अ प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट इज एक्चुअली अ डिज़ाइन ऑफ अ प्रोग्राम वाइल प्रोग्रामिंग इज कैरिंग आउट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर डेवलपमेंट। लाइक अगर कोई पर्सन कहता है मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो हो सकता है कि वो प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है, वो एल्गोरिथम्स बनाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोग्रामिंग को टाइप करके, मतलब इंस्ट्रक्शंस को दे के एक प्रॉपरली वर्क परफॉर्म करता हो। लेकिन अगर कोई कहता है मैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ, इसका मतलब ये है कि वो प्रोग्राम लिखता है, वो प्रोग्राम राइट करता है, वो प्रोग्राम्स की टेस्टिंग करता है और उनको फाइनल एग्जीक्यूशन तक पहुंचाता है। सो सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर में ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन है, जो डिज़ाइनिंग का पार्ट करता है, शायद वो सीनियर लेवल पे कह सकते हैं कि थोड़ा सीनियर लेवल पे रहता है, क्योंकि वो खुद सिस्टम पे बैठ के प्रोग्रामिंग नहीं करता, बट वो प्रोग्रामिंग के लिए पूरा लेआउट रेडी करता है। और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर वो है जो कि प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करता है। सो कुछ इस तरह से है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या है, शेड्यूल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि जो टास्क हम करवाना चाहते हैं वो टास्क सक्सेसफुली हमारा सॉफ्टवेयर उसे परफॉर्म कर सके। अब नेक्स्ट फेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो ये तो रहा हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। अब जब भी हम सॉफ्टवेयर में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, मतलब आप किसी भी लैंग्वेज की बात करें, जावा, सी, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, देन आप अगर पी एल एसक्यूएल की बात कर लें, देन आप पाइथन या रिएक्ट, नोड, सॉलिडिटी, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, पीएचपी, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, सभी लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, समझिए इस चीज़ को। हम कंप्यूटर में जब बात करते हैं तो दो तरह के स्टोरेज की बात करते हैं। एक होता है म्यूटेबल, एक होता है इम्यूटेबल। एक होता है म्यूटेबल, एक होता है इम्यूटेबल, या कहें एक होता है प्राइमरी स्टोरेज, एक होता है सेकेंडरी स्टोरेज। सो सेकेंडरी स्टोरेज तो हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव, जहाँ पर आप अपना डेटा सेव करते हैं, परमानेंट सेव करते हैं। एक होता है प्राइमरी स्टोरेज, मतलब रैम, जो कि डेटा को होल्ड करके रखता है, जो सॉफ्टवेयर आप रन कर रहे हैं उन सॉफ्टवेयर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस जो आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, और इन इंस्ट्रक्शंस के लिए जो आप एंट्री कर रहे हैं, डेटा एंट्री कर रहे हैं, वो सब रैम पे स्टोर होता है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। लाइक अगर मैं इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को मैं सेव एज पे चले जाऊँ, और सेव एज के बाद मैं सिलेक्ट कर लूँ ब्राउज ऑप्शन या एट दिस प्लेस। सो जैसे मैं ब्राउज ऑप्शन की तरफ क्लिक करूँगा, सो लाइक मेरे पास इस तरह का एक स्क्रीन अवेलेबल हो गया है। अब मैंने यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ था प्रोग्रामिंग बेसिक्स। अब प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बाद स्पेस देके हमने मेंशन कर दिया लाइक 001। सो अब ये जो नाम है प्रोग्रामिंग बेसिक्स 001 डॉट pptx, प्रोग्रामिंग बेसिक्स 001, अभी ये नाम इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे टाइप्ड है। लेकिन स्क्रीन पे आने के लिए इसकी टाइपिंग कैसे हुई, अब इस सिनेरियो को समझिएगा। कीबोर्ड से टाइप किया गया,
जाहिर सी बात है मैंने कीबोर्ड का यूज़ किया 001 को टाइप करने के लिए। सो कीबोर्ड स्क्रीन से कैसे कनेक्टेड है? दरअसल कीबोर्ड कनेक्टेड है रैम से और रैम कनेक्टेड है स्क्रीन से। मैं सिर्फ बीच में एक मीडिएटर को, वैसे तो कई चीज़ें हैं, मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड से अगर मैं और थोड़ा डिस्कस करूं तो मदरबोर्ड पे रैम लगा हुआ है, मदरबोर्ड पे डिस्प्ले ग्राफिक्स लगा हुआ है, मदरबोर्ड पे ही आपका कीबोर्ड का प्लगइन है, मदरबोर्ड पे ही डिस्प्ले का प्लगइन है। मतलब जो भी डेटा मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ वो मदरबोर्ड के ज़रिए होता हुआ डिस्प्ले ग्राफिक्स के थ्रू मेरी स्क्रीन पे पहुँच रहा है। लेकिन बीच में एक छोटा सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। जो भी हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो डिस्प्ले ग्राफिक्स तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। वो पहुंचता है किसके ज़रिए? वो पहुंचता है रैम के थ्रू होते हुए। तो जो भी डेटा हम टाइप करते हैं या जो भी हमें स्क्रीन पे दिख रहा है वो सब कहीं ना कहीं अभी रैम पर है। सो रैम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि रैम यहाँ पर एक मीडिएटर का काम करता है कि जो भी डेटा हम कंप्यूटर पे एंटर करते हैं, इवन जो आप मेल टाइप करते हो, जब तक आप सेंड नहीं कर देते, चलो वो ड्राफ्ट पे सेव हो जाता है अपने आप जीमेल पे जाएं, हॉटमेल पे जाएं, आप याहू पे जाएं, वो कहीं ना कहीं ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। लेकिन ड्राफ्ट तक पहुंचाने के लिए भी, इंटरनेट तक पहुंचाने के लिए भी कीबोर्ड से जब आप डेटा एंट्री करते हो तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है रैम पर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इनपुट्स लेने होते हैं। रीज़न, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है। यही हम कहते हैं कंप्यूटर का काम क्या है? इनपुट लेना, इनपुट दिए गए डेटा पे कुछ प्रोसेसिंग करना और उस प्रोसेसिंग के बेसिस पे आउटपुट जनरेट करना। तो जो इनपुट डेटा हम करते हैं वो रैम पे स्टोर होता है। और रैम पर कहाँ स्टोर होगा? भाई रैम पे भी डेटा अलॉट होगा। लाइक आप होटल में जाते हो, होटल पे रुकते हो, जब आप होटल के लिए कोई रूम बुक करते हो तो रूम का एक नंबर होता है कि सेकंड फ्लोर पे 201, सेकंड फ्लोर पे 206, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे 301। आपको एक रूम अलॉट होता है, उसी नंबर के बेसिस पे आप उस रूम पे जाके चेक इन करते हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई फैमिली मेम्बर बाद में आपसे मिलने आ रहा है या कोई फैमिली मेम्बर है जो साथ में स्टे करेगा, जब वो रिसेप्शन पे जाएगा तो वो बोलेगा सो एंड सो पर्सन से मिलना है, तो वो बताएंगे वो कहाँ पे रुके हुए हैं। मतलब एक जगह अलॉट होती है आपको होटल में जहाँ पे जाके आप रुकते हैं। तो उसी तरह से जब हम कंप्यूटर पे कोई भी डेटा एंटर करते हैं तो डेटा एंटर करते वक्त हर डेटा को एक जगह अलॉट होती है। उस जगह का वैसे तो जो एड्रेस होता है, जो लोकेशन होता है, वो बाइनरी फॉर्म पे होता है, वो हेक्साडेसिमल फॉर्म पे चला जाता है, वो मशीन लैंग्वेज के फॉर्म पे होता है। बट हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो मशीन लैंग्वेज पे ना बनाते हुए हाई लेवल लैंग्वेज पे बनाते हैं, मतलब इंग्लिश में बनाते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उसके वेरिएबल्स के नाम, मतलब उसकी मेमोरी के नाम, उसको मेमोरी को आइडेंटिफाई करने का जो नाम होता है वो नाम कहलाता है वेरिएबल। मतलब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल दरअसल रैम पर एलोकेट किया गया वो सेक्शन है जहां पर हमारा सॉफ्टवेयर यूज़र के थ्रू एंटर किया गया डेटा कुछ देरी के लिए रखेगा। जब तक सॉफ्टवेयर प्रोसेस हो रहा है तब तक वो जगह हमारे सॉफ्टवेयर के लिए एलोकेट हो गई है। लाइक आप 3 दिन के लिए किसी ऑफिशियल मीटिंग पे गए हो और कंपनी ने आपके लिए एक होटल में रूम बुक कर दिया है। तो मीटिंग 3 दिन की है, तो 3 दिन के लिए वो आपके लिए होटल बुक कर दिया है, 3 दिन के लिए होटल में रूम बुक कर दिया है। अब आप उस रूम का यूज़ करेंगे 3 दिन तक। तो होटल का नाम, फ्लोर का नाम और रूम का नंबर, ये एक वेरिएबल हुआ जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई करेंगे। उसी तरह से वेरिएबल दरअसल एक ऐसा एरिया है जो रैम पर एलोकेट कर दिया गया है हमारे प्रोग्राम के लिए, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम डेटा को स्टोर करेगा। और वेरिएबल दरअसल नाम ही है वेरिएबल्स, मतलब इसमें अलग अलग तरह की वैल्यू सेव की जा सकती हैं। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग a variable is a abstract storage location paired with the associated symbolic name। जैसे अब होटल की बात करें, सारे कमरे एक जैसे, अगर हम कहें कि मुझे होटल में सेकंड फ्लोर पे 203 मेरा रूम नंबर है, अब 203,
204, 205 सभी एक जैसे होंगे। एक वॉशरूम होगा, एक रूम होगा, सभी में एक बालकनी होगी या बड़ी सी विंडो होगी, सभी कमरे एक जैसे। लेकिन हर कमरे को एक आइडेंटिटी दी जाती है जिसके बेसिस पे हम अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इवन आप रिसेप्शन पे कॉल करते हो फूड ऑर्डर करने के लिए, तो आप क्या बोलते हैं? अगर मैं रूम नंबर 203 पे रुका हुआ हूँ तो मैं रिसेप्शन के 9 नंबर को दबाऊंगा, रिसेप्शन का पर्सन फ़ोन उठाएगा, मैं बोलूँगा मैं 209 से बोल रहा हूँ, मुझे सो एंड सो चीज़ ऑर्डर करनी है, मुझे मसाला टी ऑर्डर करनी है। सो वो अपने वेटर को क्या बोलेगा? 209 पे मसाला टी ले जाओ। वो मुझे नहीं जानते हैं, वो 209 के बेसिस पे सारे ऑर्डर ले रहे हैं। उसी तरह से 209 क्या है? एक रूम का नाम है। वो रूम का नाम यहाँ पर क्या कहला रहा है? वेरिएबल का सिंबॉलिक नेम। तो रूम का एक सिंबॉलिक नेम है। उसी तरह से हर वेरिएबल का एक सिंबॉलिक नेम होता है विच कंटेन्स सम नोन और अननोन क्वांटिटी ऑफ वैल्यू। सो कुछ नोन या कुछ क्वांटिटी ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके रखेगा, मतलब बेसिकली वो डेटा को स्टोर करके रखेगा। इन सिंपलर टर्म्स, अगर सिंपलर टर्म पे ये कहें, अ वेरिएबल इज अ नेम्ड कंटेनर। ये बहुत अच्छा लाइन लगा, विकीपीडिया से लिया है मैंने। इन अ सिंपलर टर्म, अ वेरिएबल इज अ नेम्ड कंटेनर। एक कंटेनर, जाहिर सी बात है, एक रैम पर एक छोटा सा 2-3 बाइट का एक स्पेस हमें अलॉट कर दिया गया है जिसका एक नाम रखा जाएगा सॉफ्टवेयर बनाते वक्त, ताकि उस नाम के बेसिस पे हम उस कंटेनर पे अपना डेटा स्टोर कर सकें टेम्पररी। फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बिट्स और अ टाइप ऑफ डेटा लाइक नंबर, स्ट्रिंग, आप अपना नाम स्टोर कर रहे हो, आप किसी का एज स्टोर कर रहे हो, किसी के मार्क्स स्टोर कर रहे हो, किसी का हाइट स्टोर कर रहे हो। स्ट्रिंग, नंबर, यही दो मेन डेटा टाइप हैं, बाकी फिर डेट, टाइम बहुत आ जाते हैं हमारे पास। सो वेरिएबल एक नेम्ड कंटेनर हुआ, मतलब वेरिएबल वो चीज़ है जो रैम पर हमारे डेटा को होल्ड करके रखेगा जब तक हमारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर रन हो रहा है। लाइक अभी मैं पीपीटी के थ्रू इस स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी ये स्क्रीन का जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं कहाँ पर है? हार्ड डिस्क ड्राइव पर है। बट स्क्रीन पे आने के लिए वो डायरेक्ट हार्ड डिस्क ड्राइव से नहीं आया। हार्ड डिस्क ड्राइव से डेटा पहले, मतलब HDDS से हार्ड डिस्क ड्राइव से डेटा पहले रैम पर आया और रैम से वो स्क्रीन पर आ रहा है। तो रैम पे भी ये सारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर्ड है और उसके लिए पावर पॉइंट ने कोई वेरिएबल बनाया होगा जहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव से डेटा शिफ्ट हुआ होगा और अब वो स्क्रीन पे दिख रहा है। तो कई चीज़ें हैं इसके पीछे। A variable can be eventually be associated with or identified by the memory addresses. So कई हमें memory addresses भी मिल जाते हैं जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो एड्रेसेस की भी ज़रूरत होती है जिसे हम लिंक या पॉइंटर के नाम से जानते हैं। तो कई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जहाँ पर हमें एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ जाती है। लाइक अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें, C++ की बात करें, जावा की बात करें, हमें कई बार एड्रेसेस वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती थी लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज़ को बनाने के लिए। सो एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है और हम लोग उसे एड्रेस मेमोरी व्यू को देख भी सकते हैं 100%। द वेरिएबल नेम इज़ यूजुअली अ वे ऑफ रेफरेंस टू द स्टोरेज वैल्यू। ये भी लाइन मुझे अच्छी लगी थी, एक रेफरेंस करने का तरीका है। अब हमें तो नहीं पता मेमोरी कहाँ पे बनेगी। अब ऐसा तो फिक्स नहीं है कि हमारे सॉफ्टवेयर के लिए मेमोरी हमेशा एक ही जगह पे बने। फॉर एग्जांपल, लाइक यहीं पे मैं एग्जांपल देता हूँ। आज कहीं के लिए मैं सपोज़ करिए हैदराबाद गया, वहाँ पे कोई 3 दिन की मीटिंग थी, तो कंपनी ने मेरे लिए किसी होटल में 3 दिन के लिए रूम बुक कर दिया। 2 महीने बाद फिर से सेम ऐसी ही मीटिंग हुई, मैं फिर से हैदराबाद गया, सेम होटल पे, बट हो सकता है कि रूम कोई और मिले। पिछली बार दिया था 208, इस बार 208 ऑलरेडी पहले से ही बुकड है किसी और के लिए, उन्होंने मुझे 301 दिलवा दिया। तो मेमोरी तो बदलती रहती है, वो तो रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कहाँ पे मेमोरी एरिया खाली है, कौन सा एरिया हमें अलॉट किया जा सकता है प्रोसेस करने के लिए। लाइक सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में टिकट खरीदते हैं, तो टिकट पे नंबर लिखा रहता है कि A2, A3, B6 पे, तो B रो के 6 नंबर सीट मिली, C रो की 9th नंबर सीट मिली। अब ऐसा थोड़ी कि हम अगर फिल्मों के शौकीन हैं तो हमें हमेशा एक ही सीट मिले, कभी कोई सीट मिलती है, कभी कोई सीट मिलती है, ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के बारे में। सो जैसी अवेलेबिलिटी होगी उसके बेसिस पे हमें सीट अवेलेबल हो जाएगी। सो उसी तरह से स्टोरेज, जो हमें वैल्यू स्टोर करनी है, जो उसका स्टोरेज एरिया है वो अलग अलग हो सकता है, बट हम उसको किस नाम से पुकारेंगे वो नाम हमारा सॉफ्टवेयर डिसाइड करेगा।
ताकि हमें आसानी रहे। तो वेरिएबल का नाम जो है वो एक ही रहेगा, हमारा जब भी सॉफ्टवेयर रन करेगा मेमोरी का नाम तो एक ही रहेगा, बट इंटरनली वो किसी भी जगह पे जा सकता है। इन एडिशन टू रेफरिंग टू द वेरिएबल इटसेल्फ डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। सो कंटेक्स्ट क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, हमें नहीं पता, बट वेरिएबल का नाम जो हम रखेंगे उसी नाम से हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो इन अ नटशेल, रैम पर हमारे सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए एक छोटे से स्टोरेज की ज़रूरत होती है। उस स्टोरेज का लोकेशन का एड्रेस हमें नहीं पता, प्रोग्राम बनाते वक्त हमें नहीं पता क्या एड्रेस अलॉट होगा, तो हम अपने उस स्टोरेज एरिया को एक नाम दे देते हैं जिस नाम से हम उस वैल्यू को रेफ़र करेंगे, और वो नाम कहलाता है वेरिएबल। सो वेरिएबल दरअसल हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए रैम पर एलोकेट किए जाने वाले छोटे छोटे मेमोरी सेल्स के नेम होते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को रन करते वक्त वैल्यूज़ को रैम पे स्टोर करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास वेरिएबल्स के बाद अगला पॉइंट है कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल स्ट्रक्चर का रोल। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर का रोल जो है वो कुछ इस तरह से है, लाइक बेसिकली डिसीजन मेकिंग है, या हम कहें एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करना, तो कंट्रोल ही कर रहा है कि आपका प्रोग्राम, आपने प्रोग्राम टाइप किया है 10 लाइंस का, अब ज़रूरी नहीं है कि वो 10 की 10 लाइन ही रन हो, डिपेंड करता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ से अटैच करूं, सो मॉर्निंग में हम जब उठ के अपना डे शेड्यूल डिसाइड करते हैं कि आज हमें क्या क्या करना है, सो कई ऐसे प्लान्स होते हैं जहाँ पर हम अपने थिंकिंग के साथ अगर वर्ड का यूज़ करते हैं कि इन केस अगर मैं उस पर्सन से मिलने गया और वो अवेलेबल रहा तो उसके साथ मीटिंग हो जाएगी, अदरवाइज़ मैं उस वक्त सो एंड सो पर्सन को कॉल करके मीटिंग रिफिक्स कर लूँगा या कहीं और चले जाऊँगा। या इन केस अगर हम कॉलेज में हैं और ऐसा प्लान किया कि इन केस अगर आज लाइब्रेरी लेक्चर मिल गया एक्स्ट्रा तो मैं सो एंड सो बुक रीड कर लूँगा, या लाइब्रेरी में अगर सो एंड सो बुक अवेलेबल रही तो उसको देख के नोट्स बना लूँगा, अदरवाइज़ कुछ और डिस्कशन कर लूँगा। सो हम कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा ऑप्शंस अपने लिए ओपन करके रखते हैं, मतलब ऑप्शन ए बी सी ओपन कर लेते हैं। ए नहीं हुआ तो बी के बारे में थॉट लेंगे, बी नहीं हुआ तो सी कर लेंगे। तो दरअसल हम ए बी सी तीनों एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आइदर ए बी और सी तीनों में से कोई एक। मतलब हम डे टू डे लाइफ में इस कंट्रोल स्ट्रक्चर का अपने प्रैक्टिकल फॉर्म पे कहें तो हम अपने खुद पे अप्लाई करते रहते हैं, फाइन, हम खुद अप्लाई करते रहते हैं। लाइक ऐसा रहा कि ऐसे ही थॉट लिया कि इवनिंग में अगर कुछ घर जाके स्पेशल खाना बनाने का मन नहीं किया तो मैगी बना लेंगे। सो यही हुआ ऑप्शन कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर लेंगे। सो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर दरअसल हम लोग जिस तरह से डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करते हैं उसी तरह से सॉफ्टवेयर बनाते वक्त भी बहुत ज़रूरी होता है। अब आप सॉफ्टवेयर की बात सोचें, अब अगर मैं यहाँ पे फिर से जाऊँ, मैं सेव एज पे क्लिक करूँ, मैं ब्राउज पे क्लिक करूँ और यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया बेसिक 001। अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, सेव पे क्लिक किया तो सेव हो जाएगा, कैंसिल पे क्लिक किया तो सेव नहीं होगा। सो अब ज़रूरी थोड़ी कि सिस्टम दोनों ही ऑपरेशन परफॉर्म करे, या तो वो सेव करेगा या कैंसिल करेगा। अब वो डिसीजन हमें लेना है कि मैं इसको सेव करूं या कैंसिल करूं। तो उसी तरह से डिसीजन मेकिंग करते वक्त भी हमारे पास कई ऐसे सीक्वेंसेस अवेलेबल होते हैं। सो कंट्रोल स्ट्रक्चर और अ कंट्रोल स्टेटमेंट, आप कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलें या कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोलें, अनेबल अ प्रोग्रामर टू डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। तो ये इम्पॉर्टेंट आ जाता है, और हर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शायद कंट्रोल स्ट्रक्चर के बिना बहुत रेयर है कि बने। हम बेसिक सीखते वक्त तो चलो नॉर्मल प्रिंट कमांड्स दे देते हैं, यूज़र से रीडिंग किया, एडिशन किया, डिस्प्ले करवा दिया, यूज़र से रीडिंग किया, मल्टीप्लाई किया, डिस्प्ले करवा दिया। बट हार्डली 2-3 प्रोग्रामिंग के बाद हमें कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट आ ही जाती है। सो डिसीजन मेकिंग दरअसल आपसे कहता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें इस तरह के
5 इंस्ट्रक्शंस हैं। सो 5 इंस्ट्रक्शंस का हमने एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे बना लिया है। अब ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट 3 और 4 रन हो, आइदर 3 और 4, या तो थर्ड एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट, या तो थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, या फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सो हमारे पास अब बीच में एक चॉइस है, आइदर थर्ड और 4। सो थर्ड और 4 के बीच में हमें डिसीजन लेना होगा कि थर्ड रन होगा कि 4 रन होगा। क्लियर? लाइक आप इस तरह से कहें कि एक आपने कस्टमर केयर पे कॉल किया और सबसे पहले वॉइस आ गई, प्रेस 1 फॉर हिंदी एंड प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। 1 प्रेस करें हिंदी के लिए और प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। अब जो कॉल सर्विस है उसने एक डाइवर्टर लगा कर रखा होगा कि या तो हमें इस कॉल को डाइवर्ट करना है हिंदी कॉल सेंटर पे, या इसे डाइवर्ट करना है इंग्लिश कॉल सेंटर पे। सो ये मान लें कि ये आपका हिंदी कॉल सेंटर है और ये आपका इंग्लिश वाला कॉल सेंटर है। वो डिपेंड करेगा यूज़र के इनपुट पे कि यूज़र इनपुट क्या दे रहा है। अगर यूज़र ने पहला स्टेटमेंट हो गया, आपने कॉल किया, कॉल के बाद आपको इनपुट देना है। अगर आपने प्रेस किया 3 फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्रेस किया 3 तो वो जाएगा हिंदी कॉल की तरफ, अगर प्रेस किया 4 तो वो जाएगा इंग्लिश कॉल की तरफ। तो हो गया डिसीजन मेकिंग। आपके पास प्रोसेस थे भाई, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप तो दोनों के लिए बनाओगे, ऐसा थोड़ी कि आप सिर्फ हिंदी के लिए बना दोगे। आपका काम है सॉफ्टवेयर को कंप्लीट बनाना। अब यूज़र कितना इस्तेमाल करेगा, किस तरह से इस्तेमाल करेगा, वो यूज़र पे डिपेंड है। अब कॉल सेंटर पे कंपनी ने हिंदी कॉल सेंटर के लिए सपोर्ट भी दिया, इंग्लिश कॉल सेंटर के लिए भी सपोर्ट दिया, उन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिए हैं। अब ये यूज़र पे छोड़ दो कि वो हिंदी पे जाना चाहता है कि इंग्लिश पे जाना चाहता है। तो आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर तो पूरा सॉफ्टवेयर बनाएंगे ना। सो डिसीजन मेकिंग दरअसल आपके प्रोग्राम को ये स्ट्रक्चर देता है कि आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स रन होनी है और कौन सी स्टेटमेंट्स रन नहीं होनी है, उनके बीच में चॉइस कर सके। सो ये कहलाता है कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है स्किप सम स्टेटमेंट्स व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अदर्स, दूसरा है रिपीट 1 और मोर स्टेटमेंट्स व्हाइल सम कंडीशंस इज ट्रू। सो स्किपिंग को रिप्रेजेंट करता है इफ एल्स या इफ एल्स इफ। ये हर प्रोग्रामिंग में पैरेलल यूज होता है। सो इफ एल्स मतलब डिसीजन हमारे डिपेंड करने के लिए, डिसीजन चेक करने के लिए जिस पर्टिकुलर टोकन का, कीवर्ड का यूज़ किया जाता है हर प्रोग्रामिंग में, वो है इफ एल्स। या फिर कहें रिपीट करना है, आपको एक ही स्टेटमेंट को बार बार रन करना है। अब बार बार रन करने के लिए ऐसा कौन सा पार्ट है कि एक ही स्टेटमेंट को बार बार रन करना है? ऑफ कोर्स, लाइक आप पिज़्ज़ा हट पे गए, आपने देखा कि 3-4 लोगों की क्यू, मतलब 5 लोग क्यू में खड़े हुए हैं। सो जो पर्सन है, जो काउंटर पर पर्सन है, वो एक लूप की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कोई पर्सन आएगा वो बोलेंगे योर ऑर्डर प्लीज़, वो ऑर्डर बताएंगे, वो ऑर्डर बुकिंग करेंगे, जैसे ही वो हट जाएंगे नेक्स्ट यूज़र आएगा तो दोबारा उन्हें सेम रोल प्ले करना है, योर ऑर्डर प्लीज़, वो ऑर्डर देंगे, वो एक्शन परफॉर्म करेंगे, जो भी ऑर्डरिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो परफॉर्म करेंगे, वो चले जाएंगे। देन अगेन नेक्स्ट पर्सन आया, योर ऑर्डर प्लीज़। ये काम कब तक करते रहेंगे? जब तक लोग क्यू में हैं तब तक वो ये काम रिपीटेड ऑर्डर में करते रहेंगे। सो रिपीट 1 और मोर स्टेटमेंट वाइल सम कंडीशन इज ट्रू। जब तक लोग क्यू में हैं, जब तक क्यू खत्म नहीं हो जाती, जो काउंटर वाला पर्सन है वो एक फिक्स टास्क रिपीटेड मोड पे करता रहेगा। उसे रिप्रेजेंट करता है वाइल लूप, फॉर लूप, और भी कई तरह के लूप हैं, डू वाइल लूप। तो ये हमारे पास टर्म्स आते हैं। सो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सो डिसीजन मेकिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल रखा हुआ है। लाइक आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि मूवी जाएं कि हैंडलूम फेयर पे जाएं। सो आपने सोचा कि अगर टिकट अवेलेबल रही, लाइक आपकी कोई फेवरेट मूवी लगी हुई है और आपने सोचा कि अगर ये टिकट अवेलेबल रही तो मूवी जाएंगे, अदरवाइज हैंडलूम फेयर पे चले जाएंगे। सो आपके पास 2 ऑप्शन हैं कि मूवी जाएं कि हैंडलूम फेयर जाएं। सो आपने ट्रू टास्क, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रखी है? मूवी की, कि अगर टिकट अवेलेबल मिल गई तो मूवी, नहीं तो हैंडलूम। तो इफ सो एंड सो कंडीशन देन गो टू दिस, परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टास्क, एल्स दिस टास्क।
इस तरह से ये क्या कहलाता है, डिसीजन मेकिंग। इसी तरह से अगर लूप की बात करें तो अगर हमारे पास जैसे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि आपको एक वेल को डिगिंग करना है, डिगिंग अ वेल, सो वाइल हैवेंट वी रीच्ड द वाटर लेवल, अगर हम वाटर लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, ट्रू और फॉल्स, क्या वाटर लेवल मिला, क्या वाटर लेवल तक नहीं पहुंचे अभी, यस अभी नहीं पहुंचे हैं, नॉट, यस नॉट येट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओके टास्क क्या है, अभी डिगिंग करते रहो, और एक और डिगिंग करने के बाद, खुदाई करने के बाद अगेन चेक करो, क्या हम वाटर लेवल तक नहीं पहुंचे, नहीं, और खोदो, फिर चेक करो क्या हम वाटर लेवल तक नहीं पहुंचे, नहीं, और खोदो। सो बेसिकली ये डिगिंग कब तक होती है, आपने बिल्कुल प्लेन लैंड्स पे डिगिंग करना स्टार्ट किया तो एक रिपीटेड जॉब है, आप डिगिंग करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, कब तक, जब तक आप वाटर लेवल तक नहीं पहुंच जाते। जैसे ही वाटर लेवल पे पहुंच गए, कंडीशन हो गई फॉल्स कि अब वाटर लेवल तक नहीं, वाटर लेवल पे पहुंच गए हैं, आप डिगिंग को बंद कर दोगे। सो इस तरह से ये एक रिपीटेड जॉब है, फाइन। लेकिन ये जॉब कब तक चलेगा, जब तक आप एक कंडीशन तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो एक टास्क को रिपीटेड मोड पे करते रहना करते रहना करते रहना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लूप। सो लूप दरअसल एक ही टास्क को एक से ज़्यादा बार परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, और डिसीजन मेकिंग केवल चॉइस करने में मदद करता है कि हमें टास्क ए रन करना है कि टास्क बी रन करना है। और लूप क्या कहता है कि जो भी टास्क है वो रन होगा, कितनी बार रन करना है उसी वक्त ये बताएं, एक एक पर्टिकुलर टास्क कितनी बार रन करना है उसी पर्टिकुलर लेवल पे रहते हुए, तो ये रिप्रेजेंट करता है लूप। अब हम नेक्स्ट फेज की तरफ आते हैं, और ये हमारे प्रोग्रामिंग का जो टर्म है उसका लास्ट है कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो लाइक हमने डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्या होती है, वेरिएबल्स का क्या पर्पस है, देन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ़ का क्या पर्पस है हमारे प्रोग्रामिंग में, लूप का क्या पर्पस होगा। अब आता है फंक्शंस क्या होते हैं। सो फंक्शंस दरअसल इस तरह से कहना होगा कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम एकदम से पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बना देते हैं, हम उसको कई छोटे छोटे टुकड़ों में बनाते हैं, कई छोटे छोटे पार्ट्स में क्रिएट करते हैं। और हो सकता है कि आपकी कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर, एक प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेगा और थोड़ी देर बाद दूसरा प्रोग्रामर आके उसको टाइप करेगा, फिर तीसरा आके टाइप करेगा। मतलब आपने वर्क डिवाइड किया कि प्रोग्रामर ए जो है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड वर्क देखेगा, प्रोग्रामर बी जो है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर का वर्क देखेगा, प्रोग्रामर सी जो है वो उसका हेल्प इंजन का वर्क देखेगा। तो जो काम इनमें इंडिविजुअली परफॉर्म किया जा सकता है वो पैरेलल डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देंगे, और फाइनली जहाँ से क्लबिंग स्टार्ट होगी, सॉफ्टवेयर को असेंबल मतलब एक साथ जोड़कर उनको इंटरलॉकिंग इंटरकॉलिंग स्टेटमेंट्स के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो दरअसल फंक्शन आपके प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाकर हम सेव करते जाते हैं छोटे छोटे मोड्स में, और फिर उन सबको जोड़कर एक बड़ा सॉफ्टवेयर अपना रूप ले लेता है। सो फंक्शंस आर सेल्फ कंटेन्ड मॉड्यूल्स और ऑफ अ कोड दैट कंपेलिश अ स्पेसिफिक टास्क, जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, हर वेबसाइट में होता है कॉन्टैक्ट अस। अब आप 3 वेबसाइट बना रहे हो, तीनों में एक ही कंपनी की 3 डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, तीनों में कॉन्टैक्ट अस कॉमन है। तो आप तीनों के लिए अलग अलग कॉन्टैक्ट अस फॉर्म नहीं बनाओगे, आप एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाओगे जो अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड होगा, स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट अस का टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, और आप वही फंक्शन तीनों वेबसाइट से एक साथ कॉल करवा सकते हो। मतलब जनरलाइज कर दिया आपने, उन 3 एप्लीकेशंस के लिए कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को जनरलाइज करते हुए एक बनाया और तीनों से कनेक्ट कर दिया। इससे आपका लेबर भी बच गया, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, आपके सॉफ्टवेयर में रीयूजिबिलिटी इन्वायरमेंट बढ़ गया। अब अगर कंपनी कहती है कि कॉन्टैक्ट अस में कुछ चेंज करना है, तो हमारे लिए 3 अलग अलग चेंज करने की जगह एक बार चेंज करेंगे, तीनों में अप्लाई हो जाएगा। सो
जब हमें कुछ जनरलाइज फॉर्म पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जनरलाइज करना हो तो हम उसको फंक्शंस के तौर पे छोटे छोटे मोड्स पे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वंस अ फंक्शन इज रिटन इट कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। तो जाहिर सी बात है, हमने कॉन्टेक्ट अस का एक फॉर्म बना लिया, अब 3 अलग अलग वेबसाइट सेम फॉर्म यूज करना चाहती हैं, हम यूज कर सकते हैं। फंक्शंस कैन बी कॉल्ड फ्रॉम द इनसाइड ऑफ अदर फंक्शंस, मतलब फंक्शंस जो हैं वो आसानी से एग्जीक्यूट हो सकते हैं किसी भी अदर फंक्शन या किसी अदर सॉफ्टवेयर के थ्रू। 2 तरह के हमारे पास फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइन प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं वो पैकेज और लाइब्रेरीज के तौर पे हमें मिलते हैं। जब आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ISO stream.h, stdio.h, conio.h, ये हेडर फाइल्स हम लोग जोड़ते हैं, वो बिल्ट इन है। जब हम जावा की बात करते हैं तो हम कई पैकेजेस इंक्लूड करते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, फाइल सिस्टम से रिलेटेड, सॉकेट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, MySQL से रिलेटेड होती हैं। सो दरअसल ये होते क्या हैं पैकेजेस? दरअसल जब हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, सी लैंग्वेज का, C++ का, सो हम यूज़ क्या करते हैं? दरअसल उनके सारे बिल्ट इन फंक्शंस को ही तो हम असेंबल करके अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। लाइक टी बनाते वक्त भी जो आपके टी लीव्स हैं, अब आपने अपने गार्डन पे तो उगाई नहीं है, मार्केट में बनी बनाई थी, छोटे मॉड्यूल के रूप में हम परचेज करके ले आए, अब उसको यूज़ कर रहे हैं। आपने जिंजर हो सकता है अपने गार्डन में उगाया हो या मार्केट से परचेज करके लाए हो, आपने मिल्क मार्केट से परचेज किया, आपने शुगर मार्केट से परचेज करी, आपने सारी चीज़ें अलग अलग जगह से अरेंज करके उनको एक प्रॉपर असेंबल किया है। तो उसी तरह से जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करके असेंबल किया जाता है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। लाइक अगर मैं बात करूं सी लैंग्वेज की, तो हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया, अपनी लाइब्रेरी को जोड़ा, उसके बाद प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हुए यूज़र को आउटपुट दिखाया, स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करते हुए यूज़र से इनपुट लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हुए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हुए एडिशन का टास्क करवाया, फिर प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हुए डिस्प्ले करवा दिया। दरअसल हमने अपना खुद कुछ नहीं किया, जो फैसिलिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें बिल्ट इन फंक्शंस के तौर पे दे रहा था, हमने उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक सॉफ्टवेयर बना लिया है। सो ये फंक्शन का स्पेसिफिक रोल रहता है। सो बजाय इसके कि 100, 200, 300 लाइंस का एक बड़ा सा कोड आप बना दें, आप अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और फाइनली इन सबको असेंबल करके एक कंप्लीट कोड जनरेट कर लेते हैं। तो ये काम होता है फंक्शंस और मॉड्यूल्स का आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो इस तरह से इस पर्टिकुलर वीडियो का पर्पस यही था कि अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट कर रहे हैं बिना C और C++ पढ़े, तो आपको कहीं ना कहीं वेरिएबल्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर, फंक्शंस में क्वेरीज आ जाएंगी कि इनका पर्पस क्या होता है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर का मेरा पर्पस यही था कि आप सबको इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर करवा सकूं।